पिटिशनर्स ने कहा भी कि ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का वेपन है, इसकी ये मतलब लोन मिला टाइप की चीज़ नहीं है। इसमें जब आप किसी को देते हैं तो किसी का हिस्सा घटता है। तो ये 10% जब आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 10% जो दे रहे हैं वो किसी का हिस्सा काट के दे रहे हैं, और उसमें SC ST OBC का हिस्सा कट रहा है। फॉरवर्ड कास्ट के हैं तभी मिलेगा, और फॉरवर्ड कास्ट के नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली एक तरह का निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि आप दरअसल जो पिछड़े हैं, जो बैकवर्ड हैं, उसके खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि आप आज 10 रख रहे हैं, कल इसको 50 भी कर सकते हैं। जब आपने रास्ता खोल दिया है तो ये रास्ता कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता है। जैसे एक संविधान को मान लीजिए कि एक जहाज़ है, उसके आप एक एक पुर्जे को सबको बदल दें, उसके कहें कि हमने तो जहाज़ नहीं बदला है, तो ये नहीं होता है। तो आप इसका जो बुनियादी चीज़ है, ये कार का FM रेडियो नहीं है, ये कार की स्टीयरिंग व्हील है। आप स्टीयरिंग व्हील अगर बदल दे रहे हैं, उसका इंजन बदल देंगे एक दिन, उसका एक दिन बॉडी बदल देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हमने तो कार नहीं बदला है, तो ये नहीं हो सकता है। ये यहाँ के पुराने वकील हैं, वो बताते हैं कि मंडल कमीशन पर जब यहाँ पर जो इंदिरा साहनी केस में जब चर्चा होती थी तो कोर्ट रूम में 1 या 2 शेड्यूल कास्ट या OBC के वकील होते थे और हैकल्ड होते थे, उनको अब्यूज़ किया जाता था, मतलब टोंट कसे जाते थे। तो अब जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बदल गई है। तो मैं इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट में आज EWS यानी सवर्ण आरक्षण पर सुनवाई पूरी हो गई है। 7वें दिन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुना गया और अब फैसला लिखा जाएगा। अंदर जो कार्रवाई हुई, जो सुनवाई हुई, उस दौरान बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन्हीं में से प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब हैं जो लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो प्रोफेसर साहब, जिस EWS को आपने सुदामा कोटा नाम दिया था, उस सुदामा कोटा पर आज हियरिंग हुई है। पिछले दिनों भी आप कोर्ट में मौजूद थे, मैं तस्वीरें दिख रहा था लगातार। क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इस पूरी हियरिंग को लेके? देखिए, मुझे लगता है कि जो बहस पार्लियामेंट में होनी थी EWS कोटा पर, क्योंकि वहाँ पर इसको लगभग दौड़ाते हुए पास किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इस पर बहस नहीं हुई थी। मुश्किल से सब मिलाकर 1.5-2 घंटे में एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसका कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर असर है। तो वो बहस पार्लियामेंट में हुई नहीं थी, क्योंकि उस समय चुनाव से ठीक पहले सरकार ने उनको लगा कि एक खास समुदाय को प्रभावित करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए एक संविधान संशोधन, वो साधारण कानून नहीं है कि वो पास कर दिया गया। संविधान संशोधन बहुत सोच विचार के साथ पहले सांसदों को उसकी कॉपी बांटी जाती है, लोग उस पर चर्चा करते हैं, फिर कमेटी में जाता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का वायलेशन हो गया था, तो वो बहस हुई नहीं थी कभी। EWS पर भारत में कोई बहस असल में हुई नहीं थी। वो बहस अब जाके हो रही है और अब पता चल रहा है कि ये जो कोटा है, इससे कितनी तरह की कितनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और जो सरकारी पक्ष ने बात रखी और जो इसके पिटिशनर्स ने और जो इसको चैलेंज करने वालों ने जो बात रखी, उसको उसके सामने आने के बाद अब मुझे लगता है कि कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की बेंच के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि EWS को जारी रखने दें। मेरा अपना मानना है कि EWS में निश्चित रूप से कोई एक फैसला आने वाला है जो डिसरप्टिव होगा, और ये जो यथास्थिति है वो टूटेगी। कितनी टूटती है ये अब देखने की बात है कि ये यथास्थिति कितनी टूटती है और क्या कोर्ट फैसला करता है, क्या कोई संशोधन के साथ इसको सजेस्ट करता है या पूरे तौर पर स्ट्रिक डाउन करता है। लेकिन अब इसको वैधानिक रूप से और संवैधानिक रूप से इसको जारी रख पाना कोर्ट के लिए भी बेहद कठिन होगा। आपने ट्वीट किया था, 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था कि ये ख़त्म होने वाला है, और अब चूंकि ऑलमोस्ट सुनवाई हो गई है, तो आपके ऑब्जर्वेशंस ऐसी क्या हैं जिसकी वजह से आप ये मान के चलने की ख़त्म हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि EWS जैसे एक हड़बड़ी में ला दिया गया, स्टे लगा नहीं, जारी था, तो ये यथास्थिति जो है, ये जो कंटिन्यूटी है, ये टूटेगी। इसमें निश्चित रूप से EWS अब इस रूप में नहीं रह पाएगा। इसमें कुछ ना कुछ या तो बदलाव होगा या पूरी तरह जाएगा, चाहे बेशक बाद में सरकार इसको दोबारा ले आए, अलग बात है। लेकिन अब ये EWS जो है कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली चैलेंज हो गया, और इसको लेकर 3-4 जो बहुत वाजिब किस्म की आपत्तियां आई हैं जिसका जवाब सरकारी पक्ष नहीं दे पाया। जैसे एक आपत्ति आई कि आप जो तर्क आ रहा था अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि SC ST OBC को तो इतना कुछ मिला, हमने तो उनको, दे आर लोडेड विथ ऑल दीज फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, बट दिस सोशल ग्रुप EWS दे डोंट हैव एनीथिंग, सो उनको हम दे रहे हैं। ये जो आर्गूमेंट था, ये पूरे तौर पर एक फैलेसियस आर्गूमेंट इसलिए साबित हुआ
क्योंकि अटॉर्नी जनरल ये मान के चल रहे थे, यानी सरकार ये मान के चल रही है कि 50% जो है वो अपर कास्टली रिजर्व है और उसमें से हम 10% दे देंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है। ये जो आर्गूमेंट अटॉर्नी जनरल की तरफ से आया, बाद में जिसको सॉलिसिटर जनरल ने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया क्योंकि उनको पता चल गया कि ये आर्गूमेंट होल्ड नहीं करेगा, तो उस पे ऑब्जर्वेशन दिया कि वो जनरल सब उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी जो है वो ओपन कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें से अगर आप 10% ले रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी का हिस्सा कम हो रहा है। मतलब आप जो कोई भी रिजर्वेशन का पूरा प्रावधान ही एक ऐसा प्रावधान है जिसको कि जो पिटिशनर्स ने कहा भी कि ये एक बहुत खतरनाक किस्म का वेपन है, इसकी ये मतलब लोन मेला टाइप की चीज़ नहीं है। इसमें जब आप किसी को देते हैं तो किसी का हिस्सा घटता है, तो ये 10% जब आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से 10% जो दे रहे हैं वो किसी का हिस्सा काट के दे रहे हैं और उसमें SC ST OBC का हिस्सा कट रहा है। तो ये पहला जो एक था, ये एक आर्गुमेंट का सरकार जवाब नहीं दे पाई। दूसरी बात कि भारतीय संविधान के दायरे में अब तक हजारों योजनाएं आई हैं, कई तरह के प्रावधान आए हैं, कई स्कीम्स हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसी स्कीम या योजना, एक ऐसी संवैधानिक स्कीम आई जिसमें कि ये शर्त रखी गई है कि आप अगर फॉरवर्ड कास्ट के नहीं हैं तो आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये इंक्लूज़न नहीं है, ये एक्सक्लूज़न है। आप इसमें किसी को बाहर धकेल रहे हैं। जैसे SC का रिजर्वेशन है तो आप इंक्लूड कर रहे हैं कि जिन्होंने अतीत में छुआछूत झेला, उसको हम ऐतिहासिक पिछड़ेपन की वजह से हम उनको राजकाज में लाने के लिए रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ले रहे हैं। उसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब का भी है, उसी तरह से OBC का भी है। लेकिन फॉरवर्ड कास्ट के हैं तभी मिलेगा और फॉरवर्ड कास्ट के नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक्चुअली एक तरह का निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि आप दरअसल जो पिछड़े हैं, जो बैकवर्ड हैं, उसके खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि आप आज 10 रख रहे हैं, कल इसको 50 भी कर सकते हैं। जब आपने रास्ता खोल दिया है तो ये रास्ता कहाँ तक जाएगा ये भी नहीं पता है। तो ये एक्चुअली काफ़ी समस्यामूलक है और इस वजह से 2 टेस्ट ये फेल कर रहा है। एक तो क्राइटेरिया टेस्ट भी फेल कर रहा है और इम्पैक्ट टेस्ट भी फेल कर रहा है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो जिन पर पड़ेगा वो यहाँ के जो पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उन पर पड़ेगा। और दूसरा क्राइटेरिया भी जो है वो इसका काफ़ी दोषपूर्ण है। तो ये 2 तर्कों पर ये जो पूरा EWS है वो चैलेंज हो रहा है। और एक तीसरी बात कि संविधान का जो इक्वलिटी कोड है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक संविधान, जैसे एक संविधान को मान लीजिए कि एक जहाज़ है, उसके आप एक एक पुर्जे को सबको बदल दें, उसके बाद कहें कि हमने तो जहाज़ नहीं बदला है, तो ये नहीं होता है। तो आप इसका जो बुनियादी चीज़ है, ये कार का FM रेडियो नहीं है, ये कार की स्टीयरिंग व्हील है। आप स्टीयरिंग व्हील अगर बदल दे रहे हैं, उसके बाद इंजन बदल देंगे एक दिन, उसके बाद एक दिन बॉडी बदल देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि हमने तो कार नहीं बदला है, तो ये नहीं हो सकता है। ये एक्चुअली आप इसके बहुत बुनियादी जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जिसमें कि सोशल इक्वलिटी की बात है, उस जगह पर आप हिट कर रहे हैं और ये आप एक टुकड़ा इसका निकाल ले रहे हैं। तो ये एक टुकड़ा निकाल के आप अपना एक टुकड़ा फिट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली आप संविधान के बुनियादी स्ट्रक्चर को ही फेल कर दे रहे हैं। तो इन तर्कों पर जो सरकारी पक्ष था वो बहुत कमज़ोर दिखा मुझे और कोर्ट की भी लगातार इस बारे में टिप्पणी आई है। हालांकि कोर्ट का फैसला तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या देता है, कोई मतलब मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए EWS को टिकाए रखना अब आसान नहीं होगा। तो ये क्या इस बात की गुंजाइश है कि लार्जर बेंच को जा सकता है, उसके भी गुंजाइश बन सकती है? ये एक्चुअली एक ऐसा फैसला है जो, क्योंकि देखिए अब ये इससे बड़ी बेंच 9 जज बेंच, 11 जज बेंच, इस बारे में जैसे 9 जज की बेंच इंदिरा साहनी, इससे बड़ी बेंच जो है इंदिरा साहनी की बेंच, उन्होंने इंदिरा साहनी केस में उन्होंने उसमें आर्थिक आधार को खारिज किया है। तो आर्थिक आधार को 5 जजों की बेंच इंडोर्स कैसे कर सकती है? आप बड़ी बेंच ने जो फैसला किया है उस फैसले को पलटने के लिए छोटी बेंच उस पर अगर बैठेगी तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये सारे ऑप्शंस होंगे कोर्ट के पास कि वो इस पर किस तरह से अप्रोच करता है और कब तक ये फैसला आता है। ये भी किसकी कोई टाइमलाइन तो आज दी नहीं गई है, लेकिन निश्चित रूप से EWS पर बहस अब छिड़ गई है।
मेरा आखिरी सवाल है, आपकी मैं तस्वीरें देख रहा था और आपने तस्वीरों के साथ जिक्र किया कि एक दौर वो था जब मंडल के दौर में बहुजन बैकग्राउंड जी, के जी, वकील जी, यहाँ जी, पर आते थे एक्चुअली और हाँ, अब एक हाँ, पूरी फौज निश्चित नजर रूप आती से है, मुझे उस ये पर लगता क्या है? जी, मुझे जो यहाँ के पुराने वकील हैं वो बताते हैं कि मंडल कमीशन पर जब यहाँ पर जो इंदिरा साहनी केस में जब चर्चा होती थी तो कोर्ट रूम में एक या दो शेड्यूल कास्ट या ओबीसी के वकील होते थे और हैकल्ड होते थे, उनको अब्यूज़ किया जाता था, मतलब टोंट कसे जाते थे। तो अब जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बदल गई है और इसमें बहुत बड़ा योगदान मैं अर्जुन सिंह का जो उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण का जो उन्होंने प्रावधान लागू किया जिसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ा, बाद में वो कैबिनेट से भी गए। तो ये इसकी वजह से इस समय कोर्ट रूम में, कोर्ट के कॉरिडोर में खास करके ओबीसी के वकीलों की बहुत बड़ी संख्या आई है, शेड्यूल कास्ट के वकीलों की भी संख्या बढ़ी है। नेशनल लॉ स्कूल वगैरह में कई जगह रिजर्वेशन लागू है, बाकी जगह भी कोशिश हो रही है। तो इसकी वजह से कोर्ट का कंपोजिशन बदला है, हालांकि जजेज का कंपोजिशन अभी ज़्यादा नहीं बदला है, हालांकि बदलाव की शुरुआत हो गई है। अब शेड्यूल कास्ट के 2 जज इस समय हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो पहली बार हुआ है, और 2 जजों की बेंच बैठती है, तो मतलब 2 शेड्यूल कास्ट के जज मिलकर भारत के बड़े बड़े केस के फैसले कर रहे हैं। ये नया है, बिल्कुल ये नई चीज़ है, ये नहीं हुआ था कभी। तो ये अब ये जो बदला हुआ सिनेरियो है, इसमें इस तरह के सारे सवाल जो हैं उठेंगे और नए ढंग से और ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से सॉल्व होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू। तो ये तो प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब, जिनका कहना है कि बेंच क्या फैसला सुनाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसने ईडब्ल्यूएस की बहस को और मजबूत कर दिया है और खासकर बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उन्होंने बहुत दमदार दलीलें दी हैं। लेकिन दलीलों से जज कितने प्रभावित होते हैं और क्या फैसला लिखते हैं वो कुछ समय हमें इंतजार करना होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और ये रिपोर्ट मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से दिखा रहा हूं, जिसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।